नहीं ना फोन दे। वेलकम टू लाइव चैट वीडियो ऑडियो फाइल्स चैट डिस्कनेक्टेड प्लीज रिकनेक्ट हुआ है। सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। जैसे ना ये यहाँ लिखा रहता मुझे। कोई गड़बड़ हुआ का? गड़बड़ तो नहीं हुआ सर। क्यों? नेट नहीं तो कितना दिन? अरे इसको कैसू करके बनाइए ना, टेक्निकल फॉल्ट होगा कोई। वो ले ही नहीं रहा। अभी सब तो हो गया। मेरे को चलेगा। इसमें देखो। हाँ। कोई दिक्कत ना, चालू कीजिए ना, आराम से बोले। वो जो पहले कंटेंट दिए थे ना, मैं उसको क्लियर करवा दीजिएगा सुबोध जी से। लगता है 15 दिन हो गए। यहाँ से डिलीट किया ना सेटिंग में जो वीडियोस थे इसमें इसमें जो होते हैं वो। हाँ अभी हुआ मैसेजेस आ रहे हैं ना। गुड इवनिंग सर लिख रहा है, अभी सब खाली इवनिंग या मॉर्निंग करेगा का? YouTube is not receiving enough video to maintain sensitivity. सर बोला गया है पर चल नहीं रहा, तो लाइव दिखा रहा है बट ये हो रहा है। अभी हुआ अभी हुआ अभी हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, चालू होगा दीजिए ना। हाँ सर हो रहा है बस। अभी नहीं आएगा। कोई दिक्कत नहीं, रहे तुम चालू करो ना, क्या दिक्कत है? लाइए फोन लाइए। घूमे घूमे सही हो गए तब तो। ये ओपन में स्क्रीन स्ट्रीमिंग स्टेटस और दिखा रहा है। YouTube is not receiving enough video to maintain smooth streaming as viewers are listening properly. ज़्यादा भी हो रहा है क्या?
वो सही है, यूट्यूब को रिसीव नहीं होगा। इसमें कनेक्ट हुआ है, आप इसमें कनेक्ट किया है, ये कनेक्ट हुआ है, आप इसमें डालो YWT कनेक्ट हो गया। अब देखिए हो गया। चालू होगा तो यहाँ चालू हो जाएगा। सिर्फ ऑन हो गया, ऑनलाइन आ गया, हो गया। वही हाँ सर, अब हो गया। तो स्टार्ट कर। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से सर्वोदय ASK यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। छठ दीपावली का एक बहुत बड़ा पर्व खत्म होने के बाद फिर से एक बार हम लोग तैयारी में जुटेंगे और जो हम लोग का टारगेट है 17वीं BPSC उसको हम लोग पूर्ण करेंगे। आज का एक टॉपिक जलवायु भूगोल की दृष्टि से एक पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पर आधारित ये टॉपिक है। रटने वाली 1-8% चांस होते हैं, नहीं तो रटने वाला इसमें संभावना नहीं है, टोटल कॉन्सेप्चुअल है। तो इसमें पूरे कॉन्सेप्ट तो नहीं बताए जाएंगे, लेकिन इसमें जितना जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से आधारित जितने बनेगा उतना किया जाएगा आपके प्रति। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। टेक्निकल इश्यू की वजह से 2-4-5 मिनट का लेट हुआ, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। बोर्ड पर 2 लाइन लिखा हुआ आप लोगों के लिए, कहता इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि मंजिल भी बोले। इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि मंजिल भी बोले, ले ले बेटा इसमें तेरा ही हक है। वाह क्या शानदार लाइनें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी। कुछ बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ। रागिनी कुमारी गुड इवनिंग, रॉकी कुशवाहा गुड इवनिंग, रोशन कुमार गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए पहला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कहता है मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई कैसे हुई? अरबी भाषा से, स्पेनिश भाषा से, हिंदी भाषा से या आंग्ल भाषा से? जल्दी जवाब भेजेंगे मुझे। अमृता सिन्हा का डी आ गया, डी सबका डी आ रहा है। आंग्ल भाषा से डी। पवन IS गुप्ता बी। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई किस भाषा से? तो इसका सही आंसर है अरबी भाषा से। इसका सही आंसर है अरबी भाषा से। अरबी भाषा एक वर्ड है जिसका नाम है मौसिम। मौसिम से बना मानसून, और मौसिम का मतलब ही होता है मौसम। मौसम अर्थात ऋतु। मानसून शब्द की
सबसे पहले व्याख्या या सबसे पहले वर्णन अरब का एक विद्वान था, अरब का विद्वान अल मसूदी ने किया था, अल मसूदी ने किया था। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। अरबी एक वर्ड है जिसका नाम है मौसिम। मौसिम का अर्थ होता है ऋतु, और सबसे पहले इसका वर्णन अरब का ही एक विद्वान जिसका नाम था अल मसूदी। तो इस क्वेश्चन में और अलग से कोई ऑप्शन डील करने लायक है नहीं, तो आपका ये अरबी भाषा हो जाएगा। जिनका एक का ए आंसर होगा उनका सही होगा, बाकी अदर आप इसको सुधार करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न आपके सामने। कथा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कथन आर, उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। कथा उपयुक्त में से कौन सा सही है? उत्तर को चुने। ये आपको यूपीपी लोअर सब डिवीजन में प्री 1998 और 96-98 में फिर से इसको रिपीट किया था, 98 में भी रिपीट किया है, 96 में भी रिपीट किया है। तो पहला कथन कहता है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, बिल्कुल सही है। भारत में हर एक तरह के जितने भी मानसूनी तरह के जल अति पाए जाते हैं सब हैं। दूसरी, उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। देखेंगे इस बात को, अगर आर को समझ लीजिएगा तो बाकी समझ जाइएगा। उच्च हिमालय की बात कर रही है। हिमालय के देखिएगा तो 3 श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां हैं। तो सबसे पहले अगर हम साउथ इंडिया का अगर थोड़ा मैप आधा बनाएं तो ये मानसून का प्रवाह हमारा सागर से होती है, महासागरों से होती है, हिंद महासागर, अरब सागर। और ये सबसे पहले जानते हैं कि पश्चिमी घाट पर टकराते हुए आगे जब बढ़ती है तो हिमालय इसको रोक देता है और फिर उत्तरी भारत में भरपूर वर्षा होती है। एक विशिष्टता तो ये प्रदान कर दिया कि इधर से जो मानसूनी हवाएं जो जा रही थी, जो नमी वाले हवाएं थी, जो भारी हवाएं थी, उसको इसने रोक दिया और पूरा उत्तर भारत में भरपूर झमाझम बारिश हो गई। दूसरी विशेषता यह करता है कि इधर पीछे में जो मध्य एशिया है, उधर से आने वाली शीतल हवाओं को रोक देती है, जिससे हमारा मानसून का इफेक्ट होने से बच जाता, प्रभावित होने से बचता है। और ठंड हमारे अंदर नहीं आ पाती, यह भी एक इसका रक्षा करता है। तो हमारे इंडिया में ठंड का प्रकोप और बहुत भयानक होता और बहुत ज्यादा होता। तो उच्च हिमालय 2 तरह से पृथक्करण कर रहा है। एक तो हमारे मानसून वाले हवाओं को रोक दे रहा है जिससे भरपूर बारिश हो रही है। दूसरी, उधर से आने वाला शीतल हवाओं को रोक दे रहा है जिससे भारत में ठंड का प्रकोप कम पड़ रहा है। तो ऑप्शन 2 अकॉर्डिंग कहेंगे कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, बिल्कुल है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, बिल्कुल करता है, 2 तरीकों से। तो इसमें कहेंगे कि ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर किस पर लॉक करेंगे? ए पर लॉक करेंगे। ए पर जिनका जिनका ए है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर। फिर से कथन कारक। चैप्टर का नाम जलवायु है, थोड़ा लाइएगा नहीं, आसानी से इसको समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। 2 कथन दिए हुए हैं। कहता है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी पर तरह की है। भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी तरह की है। और दूसरी बात यहां पर यह बोला जा रहा है कि भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच अवस्थित है। बताइए जल्दी से कौन सा आंसर होगा? जितना जल्दी कमेंट करेंगे, मानसून अगर पढ़े होंगे तो आसानी से बता सकते हैं, अगर नहीं पता तो हम बताते हैं। आप जानते हैं कि मान लिया जाए कि यह पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से बांटता है कौन डिग्री? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के अगर उत्तरी साइड में जाएंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश। इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, और इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और सूर्य का जो प्रकोप है ये 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक बहुत ज्यादा इसका चमक होता है सूर्य का, तो गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो ज्योग्राफिकल भाषा में गर्मी को हम लोग उष्ण बोलते हैं, उष्ण। और ये जो क्षेत्र है 23.5 से लेकर के 23.5 नॉर्थ तक,
इस क्षेत्र को हम लोग ज्योग्राफी भाषा में कटिबंध बोलते हैं। तो इस पूरा क्षेत्र 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक इस पूरा क्षेत्र का नाम हो गया उष्ण कटिबंध। तो भारत उष्ण कह रहा है कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी की है, ये सही है, लेकिन नीचे कह रहा है कि भारत उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के बीच अवस्थित है। क्या भारत 23.5 डिग्री नॉर्थ तक ही अवस्थित है? भारत की अवस्थिति ऐसे है, भारत की अगर अवस्थिति की बात करेंगे तो यहां से शुरुआत होती है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है और जहां को खत्म होती है लद्दाख के ऊपर लेह के पास वो 37 डिग्री 6 मिनट तक खत्म होती है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ तक ही आपका उष्ण कटिबंध है। इसके बाद अब उपोष्ण में एंट्री करिएगा तो इंडिया की स्थिति उष्ण और उपोष्ण दोनों है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली कहेंगे कि भारत जो है उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित नहीं है, उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के ऊपर भी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी कट जाए, आर कट जाएगा और ऑप्शन नंबर सिर्फ ए सेलेक्ट किए जाएंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, कहता है कि यदि ए तथा आर दोनों सही है, ये तो सही गलत हो गया। दूसरा, यदि ए सही है और आर क्या है गलत है, तो आपको ऑप्शन नंबर कौन चले जाएंगे? बी चले जाएंगे। किनका किनका आंसर था? सूरज कुमार ए, सूरज कुमार ए, रागिनी कुमारी ए, ये सबका गलत आंसर हुआ है। बच्चा लोग ध्यान देंगे, थोड़ा बोल रहे तो शुरू में भी बोले हैं कि जो टॉपिक जो है थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन इसको समझेंगे हम लोग। तो ऑप्शन बी पर हम लोग लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहां मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? जल्दी कमेंट करिएगा आंसर। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? पहले मानसून है क्या? तो वायुमंडल का जो अचानक परिवर्तन होता है उसको हम लोग मानसून कहते हैं। और जलवायु की दशा में इसी का व्यापक रूप हो गया जो कम से कम 30 वर्षों तक 30 वर्षों में दिखाई देते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है, तापमान, वर्षा वगैरह वगैरह किसी स्थान का। तो अगर हम लोग स्थिति को देखेंगे तो ये हमारा दक्षिणी भारत है। और दक्षिणी भारत में इधर की अगर बात करेंगे तो यह है हिंद महासागर, हिंद महासागर, ये आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये आपका अरब सागर, अरब सागर। होता क्या है कि हिंद महासागर में विषुवत रेखा के उत्तर में सूर्य चमकता है, सूर्य चमकता है जून के महीनों में, मई जून के महीनों में। अब सूर्य चमकेगा तो जाहिर सी बात है कि समुद्र की सतह गर्म होगी, धरती भी गर्म होगा जो उसके आसपास क्षेत्र में पाए जाएंगे। तो उस समय समुद्र का जो टेम्परेचर होते हैं लगभग 30 डिग्री के आसपास पाए जाते हैं और धरती का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 40 डिग्री। आप जानिए रहे हैं कि मई जून का महीना बड़ा गर्म होता है, 40-45, इस बार हम लोग 47 तक झेले हैं टेम्परेचर को गया में। तो 40-45 डिग्री होता है। तो जानते हैं कि जहां पर धरती गर्म होगी, गर्म होने के बाद वहां की जो हवाएं हैं गर्म होने के बाद ऊपर उठती हैं। जब ऊपर उठेगी तो यहां पर धरती वाले क्षेत्र में निम्न दाब बनेगा, निम्न दाब बनेगा। और निम्न दाब को भरने के लिए जहां पर अधिक दाब है जिसको उच्च दाब बोलते हैं, हाई प्रेशर बोलते हैं, समुद्र में तो कम है इसके अपेक्षा। तो यहां जो हाई प्रेशर है इसके अपेक्षा हाई प्रेशर की हवाएं यहां भरने के लिए दौड़ेगी, चलेगी। तो यहां से जब चलेगा तो चलने के कारण में सबसे पहले जब मानसून आती है तो टकराती है कहां? पश्चिमी घाट पर। इसका भी एक फेरल का अपवाद है कि ऐसा ही उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो पवनें जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं, वो आपको फाउंडेशन बैचेस में पढ़ाया जाएगा। तो जब यहां से टकराती है तो ये केरल का एक क्षेत्र है जिसका नाम है मालाबार तट, मालाबार तट। और अगर राजधानी की बात करेंगे तो तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। 1 जून को ही, जून के प्रथम सप्ताह में 1 जून को यहां पर बारिश प्रवेश कर जाती है, मानसून प्रवेश कर जाती है। तो ये केरल का एक क्षेत्र मालाबार तट है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 1 जून को यहां पर बारिश पहुंच जाती है। तो भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो हम लोग बात करेंगे, देखिएगा ऑप्शन नंबर आपको यहां पर दिख रहा होगा, कौन है? केरल है। केरल में 1 जून को पहुंच जाती है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 1 से 10 जून के बीच में यहां भी बारिश पहुंच जाती है। पश्चिम बंगाल में जून के अंतिम दिनों में यहां पर बारिश पहुंच जाती है। असम की बात करेंगे तो अरब सागर की शाखा से नहीं आती, बंगाल की खाड़ी की शाखा से आती है। और ये भी आपको जून के प्रथम सप्ताह यानी कि 7 जून तक बंगाल की खाड़ी की शाखा से असम तक पहुंच जाती है।
इसमें एक कॉन्सेप्ट थोड़ा और विकसित कर दिया जाए कि ये जब मानसून जब आती है तो ये हिंद महासागर से जब क्रॉस करते हुए हवाएं जब आती है या हिंद महासागर से नमी लेकर के आती हैं तो मानसून की दो शाखाएं बढ़ जाती हैं। एक आपको अरब सागर की शाखा, और जब यहां से ध्रुव को जब पार करते उत्तरी गोलार्ध में जाती है तो जानवे करते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में फेरल का नियम का अपवाद है कि जैसा ही अगर जाएगा तो ये जो है अपने दाहिनी ओर मुड़ जाएगा। तो मुड़ने के क्रम में क्या होता है कि कुछ धाराएं ऐसे निकल जाती हैं और कुछ धाराएं ऐसे आ जाती हैं। तो असम वगैरह पूर्वी क्षेत्रों में, बिहार वगैरह में बंगाल की खाड़ी से शाखा से बारिश होती है। तो केरल में आपका 1 जून में पहुंच जाता है, सबसे पहले आगमन 1 जून में। अगर हम बात कर ले थोड़ा सा और इसमें थोड़ा कहिएगा डिटेल कर ले, तो सबसे पहले अगर भारत में कहेगा तो 15 मई को बारिश पहुंच जाता है। ये आपको अंडमान एंड निकोबार में, लेकिन मुख्य भूमि की बात करेगा तो सबसे पहले केरल में हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से इसका आंसर करेंगे। जय भीम डी आया था, रागिनी डी, विशाल कुमार डी, अमृता सिन्हा डी, राहुल सीरियल टीवी चैनल डी। सीरियल टीवी चैनल बना ही रहे हैं तो थोड़ा आईएएस का भी तैयारी कर लिया जाए बाबू, है ना। आइए, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। भारत में ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्म मतलब गर्मी के दिनों में। तो सबसे पहले यह देखा जाए कि अगर इंडिया की अवस्थिति अगर देखा जाए तो फिर से इन्हें हिंद महासागर, इन्हें अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। हमने कहा कि मानसून यहां से जब आती है, जब प्रवेश करती है उत्तरी गोलार्ध में, तो दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक हो जाती है अरब सागर की शाखा और एक हो जाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा तो गर्मी के दिनों में धरातल स्तर पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, तापमान बहुत ज्यादा रहता है समुद्र की अपेक्षा। समुद्र में भी रहते हैं, समुद्र भी गर्म होते हैं, लेकिन इसके अपेक्षा धरती का जो तापमान है वो ज्यादा होते हैं। तो समुद्र में यहां पर अभी हाई प्रेशर रहता है इस धरती की अपेक्षा, और धरती पे रहता है लो प्रेशर। तो जब गर्म होती हैं तो हवाएं जब ऊपर उठेगी तो लो प्रेशर में लो प्रेशर मतलब निम्न दाब बनेगा, और हाई प्रेशर से हवाएं भरने के लिए लो प्रेशर की ओर आगे बढ़ेगी। जब आगे बढ़ेगी तो इसका डायरेक्शन अगर देखा जाए, डायरेक्शन वेव में अगर चलिएगा तो डायरेक्शन के हिसाब से देखिएगा तो नीचे साउथ पड़ते हैं, और इधर देखिएगा तो इधर वेस्ट है। अब इधर से अगर हवाएं ऐसे जा रही है तो इसी को बोलते हैं साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट ग्रीष्म दिनों में सागर से हवाएं धरातल की ओर निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए चलती हैं। तो ये अगर क्षेत्र को देखा जाएगा तो दक्षिण और पश्चिम के बीच के क्षेत्र को हम लोग साउथ वेस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन से आपको यहां पर छाटना होगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा क्या है। अब बात यह है कि दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब से दक्षिण पश्चिम, जी नहीं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। अगर देखिए इंडिया की अगर अवस्थिति हम यहां पर बना दिया जाए तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये हमारा हिंद महासागर से इधर से हवाएं ऐसे जाएगी और ये बढ़ते हुए धीरे धीरे ऐसे करते करते उत्तर पूरब की ओर आगे बढ़ती है। कुछ शाखाएं इधर चल जाती है, बंगाल की खाड़ी की शाखाएं इधर उत्तर पूरब की ओर चली जाती है। तो हम लोग साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर गर्मी के दिन में, और जाड़े के दिन की अगर बात करेगा, शीतकालीन का बात करेगा, तो जस्ट अपोजिट हो जाएंगे नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर। तो चलिए दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर आपका ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह होगा। किनका किनका आंसर सही था? ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। हेलो अभी तक हो रहा है। हेलो बाबू, जय भीम। डी वाले का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देंगे हम लोग। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा था? अभी तुरंत बताया गया था कि मानसून की उत्पत्ति होती कैसे है। मानसून की उत्पत्ति होती कैसे है? मानसून की उत्पत्ति होती कैसे है? डी विशाल गेमिंग, डी राहुल सीरियल टीवी, डी नहीं, डी नहीं है इसका आंसर। आप अगर देखिएगा तो इंडिया का आधा अधूरा नक्शा इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसका काम नीचे है, ऊपर हिमालय है। अगर ध्यान देने वाली मामला यह है कि यहां से अगर हम देखेंगे तो फिर यहां हिंद महासागर, इधर आपका बंगाल की खाड़ी और इधर आपका अरब सागर। इधर अभी गर्मी के दिनों में लो प्रेशर, समुद्र में इसके अपेक्षा हाई प्रेशर। लो प्रेशर को भरने के लिए यहां से हवाएं चलती हैं, उठती हैं। यहां हवा में नमी होती है तो भारी होता है, यहां हवा हल्का होकर उड़ी हुई होती है तो लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर चलती है।
अब जब यहां से चलेगी तो अभी तुरंत बताया गया कि जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगी तो जो पवनें चलती है अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है। अब दाहिनी ओर मुड़ेगी तो सबसे पहले टकराएगी यहां पर पश्चिमी घाट के मलाबार तट पर। तो फिर से डायरेक्शन अगर हम यहां से बनाएंगे तो इस डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाएगा कि ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो जो हमारा जो मानसून की जो उत्पत्ति हुई है, सबसे पहले जो शुरुआत होती है बारिश का जो महीना चलता है उस महीने में जून और जुलाई का समय होता है। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो दक्षिण और पश्चिम के बीच से स्टार्ट होती है। पहला शाखा यहां टकराई, कुछ शाखाएं बंगाल की खाड़ी तक चली गई और इसी हम लोग जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में जाकर के मेघालय, गारो, खासी, ये सब जयंतिया नामक पहाड़ियों से जाकर टकराती है, खूब जोरदार बारिश करती है। तो मानसून की उत्पत्ति भी जो होती है वो हमारा दक्षिणी पश्चिमी पवन द्वारा होती है, दक्षिणी पश्चिमी पवन द्वारा होती है। उत्तरी पूर्वी पवन से हम लोग लौटेंगे, जाड़े के दिनों में लौटेंगे। जस्ट आगे क्वेश्चन अगर होगा तो उसमें आपको डिस्कशन करवा दिए जाएंगे। तो किनका किनका आंसर ये आया कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम पवनों द्वारा होती है। बी नहीं था, ए था आंसर, ए था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? इसका आंसर तो आप भली बात ही दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान है जो सबसे सूखा है? सूखा वही ना रहेगा जहां पर बारिश कम होगी। तो अनुमान लगाइए कि बारिश कहां कम होगी। अनुमान लगाना है कि बारिश कहां कम होगी। फिर से मैप का अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे तो हिमालय है। अगर ध्यान देंगे तो ये हमारा इस पूरे घाट को बोलते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट में आप जान रहे हैं कि गुजरात का ये एरिया, गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आपका केरल, ये सब प्रदेश पड़ते हैं, राज्य पड़ते हैं। तो बेंगलुरु इसी में कर्नाटक में आ जाएगा। दिल्ली में भी बारिश होती है जब आगे हिमालय से जाती हुई जब अरावली की पहाड़ी को क्रॉस करता है, जब मानसून समानांतर निकलता है तो मजनू की टीला इसी अरावली का एक श्रेणी है जहां पर थोड़ा मोड़े बारिश हो जाती है, ज्यादा ऊंचाई नहीं होने के कारण थोड़ा मोड़ा बारिश हो जाती है। फिर आपका मुंबई तो आपका पश्चिमी घाट का हिस्सा पड़ा, तो मुंबई में भी बारिश होती है। लेकिन अब ऑप्शन छट गया आपका लेह जो है सबसे ऊपर है तीनों श्रेणियों में। आपका लद्दाख ट्रांस हिमालय का भाग है। तो ये जो लेह है तीनों हिमालय को पार करके जाएंगे तो हिमालय जो है मानसूनी हवाओं को यहां पर रोक देती है। रोकने क्रम में क्या होता है कि सारा बारिश यहां कर देता है और इसके पीछे वाला क्षेत्र जहां पर बारिश नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। तो लेह जो है हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ने के कारण यहां ना के बराबर बारिश होती है। 10 सेंटीमीटर से कम बारिश आकी गई है, 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश आकी गई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो 10 सेंटीमीटर से बूंदाबांदी के रूप में अगर बारिश होगा, यहां पर बर्फीला एरिया है, बूंदाबांदी के रूप में अगर बारिश होगा तो सब सूखा स्थान को हम लोग कौन सा सिलेक्शन करेंगे कि लेह है भाई। कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो हम लोग कहेंगे लेह। मुंबई में औसतन अगर देखा जाए वार्षिक वर्षा तो आपको 200 से 250 से भी प्लस सेंटीमीटर की बारिश हो सकती है, होती है। दिल्ली में आप देखिएगा तो 70 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है। अभी हाल फिलहाल में 2024 में बहुत बारिश हुई है। लेह में 10 सेंटीमीटर हो गई। बेंगलुरु की अगर बात करेंगे तो यह भी लगभग 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की बात कर रहा हूं, एक वर्ष तो बारिशें होती है। तो सबसे सूखा स्थान, ऐसे इंडिया के अगर सूखा स्थान की बात करेंगे तो सबसे सूखा में आ जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर ये राजस्थान का एक मरुस्थलीय जिला है, राजस्थान का एक मरुस्थलीय जिला है जैसलमेर। तो हम लोग सी को लॉक करेंगे। किनका किनका आंसर सी था? सी, बहुत बढ़िया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दैनिक तापांतर का मतलब दिन का एक दिन का टेम्परेचर, और एक दिन का मतलब यह हुआ बाबू लोग कि दिन रात दोनों मिला के, अर्थात दिन और रात का टेम्परेचर में कहां पर सबसे ज्यादा अंतर है उसी को बोलते हैं दैनिक तापांतर। मतलब कि दिन में बहुत एक्सेस हो गया, रात में कम हो गए, तो दोनों के बीच में डिफरेंट टेम्परेचर का सबसे ज्यादा कहां है, जिसको हम लोग छांटने का प्रयास करेंगे बाय ऑप्शन। कहता है पहला कि पूर्वी तटीय प्रदेश में, फिर कह रहा है छत्तीसगढ़ मैदानी के आंतरिक क्षेत्रों में, अंडमान द्वीपों में और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में।
तो कह रहा है कि दैनिक तापमान यानी एक दिन का टेम्परेचर में अंतर दिन और रात मिला के सबसे ज्यादा कहां है? ऑप्शन 2 अकॉर्डिंग छट गया आपसे, डी सी किनका है? जय भीम का डी आया है, बहुत बढ़िया। ध्यान देने वाली मामला यह है कि अगर हम देखेंगे दैनिक तापांतर की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन के हिसाब से तो डी आंसर है मरुस्थलीय भाग में। लेकिन मामला यह है कि राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में अगर दिन का टेम्परेचर देखिएगा तो 40 से 45 डिग्री पाए जाएंगे सेल्सियस। 40 से 45 डिग्री सेल्सियस दिन में पाए जाएंगे यहां का टेम्परेचर। और यही अगर हम रात में बात करेंगे गर्मी के दिनों में दिन में इतना, रात में अगर बात करेंगे तो इसकी जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, सेल्सियस से भी कम हो जाता है। तो इनका जो डिफरेंट है बहुत ज्यादा हो जाता है एक दिन का टेम्परेचर का। लेकिन अगर हम पूर्वी तटीय की बात करेंगे तो पूर्वी तटीय ये हिस्सा है तो यहां समुद्र का एरिया ज्यादा होने के चलते ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ते। छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में भी उतना नहीं देखने का मिलता है जितना आपको इधर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहां पर नदी वगैरह का बहाव होता है। अंडमान द्वीप समुद्र के बीचों बीच है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र हो गए कि दिन में देखिए टेम्परेचर कितना और रात में कितना। तो ऑप्शन 2 अकॉर्डिंगली एक दिन का दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा कहां पाए जाएंगे? तो राजस्थान के कौन सा क्षेत्रों में? मरुस्थलीय क्षेत्र में। किनका आंसर सही था? डी। बताने के बाद आंसर मत बताइए, बताने के पहले आंसर बताइए, गलत हो या सही हो लास्ट में आप काउंट करिएगा। आर के जीनर, डी जीनर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन से हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत परेशान करता है ये क्वेश्चन, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो चाहे नॉन पीसीएस हो। ये क्वेश्चन जो है तंग किया है। तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन से हैं? अब इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। फिर से दक्षिण भारत का अगर थोड़ा सा मैप अगर बनाया जाए तो ये आपका फिर से वही हिंद महासागर, बड़ा वाला हिंद महासागर, इधर आपका अरब सागर और इधर आपका बंगाल का खाड़ी। जैसा ही पवन जो है विषुवत रेखा को क्रॉस करेगा, उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा, तो ये जो पवन जो इधर से उड़ते हुए आ रही थी, जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में क्रॉस करेंगे अपनी दाहिनी ओर मुड़ना चालू कर देंगे, दाहिनी ओर मुड़ना चालू कर देंगे। तो एक तो अरब सागर से टकरा गई, दूसरा बंगाल की खाड़ी से निकल गई। तो मानसून की 2 शाखाएं हैं, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा आगे जाते जाते 3 भागों में बढ़ता है। एक आपका ये सौराष्ट्र वाला प्रदेश में गिर पहाड़ियों से टकरा जाता है, यहां पर आपका अरावली है तो ऐसे समानांतर निकल जाता है हिमालय की ओर, और यहां से आपका विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होते हुए छत्तीसगढ़ वगैरह मध्य प्रदेश में भरपूर बारिश करती है। लेकिन अगर बंगाल की खाड़ी की शाखा से अगर देखेंगे तो मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया से खूब बारिश करवाते हुए पूरब की ओर बढ़ती है, हुबली के मुहाने के अंदर से होते हुए, तो जब प्रवेश करती है तो बिहार, झारखंड वगैरह वगैरह में इधर दिल्ली, पंजाब तक की बारिश करवाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। लेकिन जब जाती है तो इधर से पंजाब अंतिम जो होती है आपका क्या बोलते हैं दक्षिण पश्चिम की शाखा मानसूनी, ये आपको पंजाब में बारिश करवाती है लास्ट में, सबसे आखिरी में। और बंगाल की खाड़ी की शाखा भी जब ऐसे मुड़ करके आती है तो यह भी पंजाब में आकर मिलती है, दोनों शाखाएं मिलती हैं। लेकिन एक समय ऐसा होता है जब सितंबर के बाद के महीने के बाद आपका ये मानसून जो है वापस लौटने लगता है। तो जब वापस लौटने लगता है तो जब लौटता है तो झारखंड में, यहां पर अगर आगे हम इसको और थोड़ा बड़ा मैप बनाएंगे तो झारखंड में एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं राजमहल की पहाड़ी। कौन पहाड़ी? राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी से टकराती है और टकराने के क्रम में मान लीजिए कि राजमहल की पहाड़ी से टकराई और टकराने के क्रम इधर से लौट रही थी, टकराने के क्रम में ये रॉयल सीमा, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश में भारी भरकम में तूफान वगैरह मचाता है। लेकिन जैसे ही ये आगे जब क्रॉस करता है तो ये एरिया ऐसा होता है कि बंगाल की खाड़ी का सन्नाटा एरिया मिलता है। मुझे मैप बनाने में थोड़ा सा ये हो गया है गड़बड़, इसको जरा देखिएगा। तो बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त नमी लेती है और सीधे आकर के टकराती है तमिलनाडु के तटों पर, तमिलनाडु के तटों पर। और जब यहां पर तमिलनाडु के पूर्वी तटों पर, इसको तट को हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट पर आकर टकराती है तो भरपूर मात्रा में बारिश करती है, झमाझम बारिश करती है। जो तमिलनाडु के कुल वर्षा का 50 से 60% वर्षा ये आपका लौटती हुई मानसून से होती है, लौटती हुई मानसून से होती है। और लौट रही है तो डायरेक्शन अगर देखा जाए तो ऊपर वाला नॉर्थ और इधर वाला आपका ईस्ट होता है, तो बीच वाला जो एरिया हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो
तो इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम बताए थे कि लौटते ही मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून है, तो जब आती है तो तमिलनाडु के तटों पर वर्षा करवाती है। तो बोल रहा है कि तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन से हैं, तो अगर देखा जाएगा तो मार्च अप्रैल तो हो नहीं सकते, क्योंकि मानसून की शुरुआत होती है जून से। जून जुलाई में तो शुरुआत होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर भागता है। सितंबर अक्टूबर नहीं हो सकते, सितंबर से लौटना चालू करता है। एक्चुअली अक्टूबर और से दिसंबर के बीच ये लौटता है। लेकिन ऑप्शन आपका मेन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, नवंबर टू दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पर आधारित है। फाउंडेशन बैच अगर करिएगा तो पूर्ण रूप से इसको समझाया जाता है। जो अभी बताए वही क्वेश्चन ये है, कह रहा है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है। भारतीय मानसून को आप देखिएगा कि दो तरीके से, एक तो आपका स्थल भाग से, एक आपका स्थल भाग से और एक आपका जलीय भाग से। जलीय भाग से ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, और स्थलीय भाग से शीत ऋतु में, स्थलीय भाग से शीत ऋतु में। होता क्या है इसमें, फिर से वही वाला कहानी चलेगा कि ये हिंद महासागर से आने वाली पवनें जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो अपनी दाहिनी ओर मुड़ती है। तो जब मानसून का जो शुरुआत होती है जून जुलाई में जो मानसून की जो शुरुआत होती है, ये आपको दक्षिण पश्चिम से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। लेकिन जब लौटती है तो ये तो सीधे लौट जाएगी भाई अरावली से सीधा। लेकिन जब इधर से लौटती है तो राजमहल के पहाड़ी से होते हुए तमिलनाडु के तटों पर आकर टकराती है, तो ये उत्तरी पूर्वी से लौटती है, डायरेक्शन के हिसाब से उत्तरी पूर्वी मानसून से लौटती है। तो भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन में इंगित करता है, जिसका कारण है कि स्थल और समुद्र का विभेदित टेम्परेचर का विभेदन होना। जैसे क्या है कि जब शुरुआत हुआ था तो धरती बहुत गर्म थी, तो यहां पर लो प्रेशर, इसके अपेक्षा यहां पर हाई प्रेशर। हालांकि समुद्र का सतह भी गर्म था लेकिन इसके अपेक्षा कम गर्म था। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भरने के लिए हवाएं यहां से चलती है। लेकिन जब पूरी भारत में जब बारिश ऑल ओवर इंडिया में बारिश हो जाती है तो पूरा जो प्रदेश है, जो भारत हमारा देश है, ये पूरा प्रदेश ठंडा ठंडा हो जाता है। इसके अपेक्षा जब यहां ठंडा हो जाता है तो इसके अपेक्षा जो इस समय चल रहा है, इसके अपेक्षा जो समुद्र में जो है वो हाई प्रेशर नहीं रहने के बजाय लो प्रेशर का सामना करना पड़ता है इसको। इसके अपेक्षा फिर से वापस जब इसको लो प्रेशर को हाई प्रेशर वाली हवाएं जो ठंडा हो चुकी थी भरने के लिए वापस आती हैं, तो ये जाड़े के दिनों में भरती हैं, जिससे तमिलनाडु वगैरह में पिछले क्वेश्चन में आपको डिस्कशन भी करवाया गया कि बारिश होती है। तो कह रहा कि मौसम विस्थापन से इंगित होता है मध्य एशिया की ठंडी हवा। ऐसा कुछ मध्य एशिया का चर्चा तो किए नहीं अभी तक। तापमान के अति एक समानता नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं है, तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो स्थल भाग से भी होते हैं और समुद्र का विभेदित टेम्परेचर के कारण होता है, टेम्परेचर के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर किस पर हम लोग करेंगे, ए पर करेंगे। ये आपका सुधीर यादव ए वाले बहुत अच्छे, जय भीम ए बहुत अच्छा बच्चा। आगे ध्यान देंगे, आगे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर आगे कहता है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है। उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण, उनकी समुद्र से दूरी होने के कारण शिमला में बर्फबारी होता है, इसलिए या अमृतसर में प्रदूषण है इसलिए। कुछ ऑप्शन तो ऐसे लगेंगे कि लगता है कि यही होगा, लेकिन इसका आंसर ऐसा नहीं होता। इस क्वेश्चन में अगर डिस्कशन की बात अगर किया जाए तो अमृतसर और शिमला के, अमृतसर की अगर हम बात करें, तो अमृतसर लगभग 30 से 31 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है। शिमला की भी कहानी लगभग वही है, लगभग एक ही अक्षांश पर है, 31 to 32 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है। लेकिन इनकी जलवायु में भिन्नता आ जाती है। तो जलवायु में भिन्नता आने का वजह है इसकी ऊंचाई का होना। इसकी ऊंचाई का होने का मतलब यह है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देख रहे हैं। जैसे अगर हम लोग इसकी ऊंचाई की बात कर लें, अमृतसर के समुद्र तल से, समुद्र का बेस से अगर देखा जाए तो इसकी जो ऊंचाई है 175 से 200 मीटर है, मात्र 175 से 200 मीटर। लेकिन यही अगर शिमला की बात करिएगा तो 6000 मीटर तक ऊंचाई तक है, क्योंकि पर्वत वहां पर स्थित है। और यही अगर शिमला की ऊंचाई की हम हाइट की अगर बात कर लें, ये इसकी हाइट है,
अगर इसकी हम हाइट की अगर बात कर लें तो इस समुद्र तल से 300 से 6000 की मीटर की ऊंचाई तक है। आप जानते हैं कि क्षोभ मंडल में अगर ऊंचाई पर बढ़िएगा तो 165 डिग्री जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर घटता है, तो जलवायु में तो जाहिर सी बात है कि अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा। जब टेम्परेचर घटेंगे तो वायु ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो बारिश भी करवा सकती है। तो एक ही अक्षांश पर स्थित तो है, लेकिन इसकी जो आपका ऊंचाई है, ये ऊंचाई के कारण इनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक इनका आंसर था चितरंजन कुमार, ए, जय भीम बी, बी नहीं ए, बी नहीं ए। ये टॉपिक थोड़ा सा प्रोसेस का है, जरा इसको कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? यहां अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, तो क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान देंगे कि भारत में जो जलवायु का जो विभिन्न प्रकार के जलवायु है, जैसा कि आर्द्र दक्षिण पूर्व है, उपाद्र संक्रमणीय है, उपाद्र तटीय है, उपाद्र महाद्वीपीय है। क्वेश्चन लगता है कि बहुत हार्ड है, और इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग नहीं कर पाते तो सिलेक्शन हमारा रुक जाता है। तो हर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आर्द्र दक्षिणी पूर्व की अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के अलावा आपका छोटा नागपुर आ जाएगा, छोटा नागपुर आ जाएगा, छोटा नागपुर के अलावा उड़ीसा आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा। उड़ीसा के अलावा आप देख सकते हैं दक्षिणी छत्तीसगढ़ का भाग आ जाएगा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ का भाग आ जाएगा, और पूर्वी आंध्र प्रदेश कह सकते हैं, पूर्वी आंध्र प्रदेश, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश भी होता है, लेकिन यहां पर आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। पूर्वी आंध्र प्रदेश भी आ जाते हैं। आद्र मतलब जहां पर बारिश खूब होती हो, उपाद्र मतलब इससे थोड़ा कम बारिश होती हो। अगर हम उपाद्र की बात करेंगे तो ये मध्य गंगा के मैदान में आ जाएंगे हम लोग, मध्य गंगा का मैदान आ जाएगा, मध्य गंगा का मैदान। जैसे कह सकते हैं कि यूपी का पूर्वी साइड, यूपी का पूर्वी हिस्सा प्लस पश्चिमी बिहार का हिस्सा, प्लस पश्चिमी बिहार का हिस्सा आपको देखने के लिए मिलेगा, ये मध्य गंगा में। अगर उपाद्र हम लोग तटीय की बात अगर करेंगे तो उपाद्र तटीय में जहां पर जो ठंडे के दिनों में बारिश होती है तो इसको हम लोग कोरोमंडल तट कह देंगे। पूर्वी तटियों में कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट आ जाएंगे उपाद्र में। और उपाद्र महाद्वीपीय की बात कर देंगे तो गंगा का ऊपरी मैदान आ जाएगा, गंगा का ऊपरी मैदान आ जाएगा। कहेगा कहा मास्टर गंगा का ऊपरी मैदान मीन्स नहीं समझ में आया हमको? आया होगा अगर बैचेस पढ़े होंगे, सिलेबस पढ़े होंगे। आगरा का डिवीजन इसमें ले सकते हैं, रोहिलखंड का डिवीजन ले सकते हैं। आगरा क्षेत्र, रोहिलखंड का क्षेत्र, ये सब गंगा के ऊपरी मैदान में आ जाएंगे। तो कह रहा था कि छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो 12 का आंसर ए, 12 का आंसर ए। अभी नहीं लिख रहे हैं एक बच्चा कि हाँ तो अभी पढ़ा दीजिए, अभी नहीं पढ़ा सकते, ये फाउंडेशन बैचेस में चलते हैं। जब फाउंडेशन बैचेस आएगा तो उसमें आपको इसकी पढ़ाई करवा दी जाएगी, बहुत डिटेल करवा दी जाएगी, जैसे पूरा क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा भी ना रहे। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर ध्यान देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। मामला ऐसा है कि फिर से वही वाला लीला, फिर से यहां पर हम लोग हिंद महासागर जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में क्रॉस करेगा, फेरल के नियम का अपवाद, दाहिने तरफ मुड़ेंगे उत्तरी गोलार्ध में, दाहिने तरफ कुछ है जो हमारे मानसून के जो हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी की शाखा को ग्रहण करेगा, बंगाल की खाड़ी की शाखा को ग्रहण करेगा, और जो है एक शाखा अरब सागर की शाखा बनाएगा, अरब सागर की शाखा बनाएगा। तो अरब सागर की शाखा से बारिश होने के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, महाराष्ट्र वगैरह होते हुए, गुजरात होते हुए, एक तो आपका अरावली से समानांतर सीधे हिमालय पर्वत टकराएगा, उत्तर भारत में बारिश करवाएगी। लेकिन यहां पर भी दो पर्वतें हैं जो आपको जिससे नर्मदा नदी होते हुए बीच में प्रवाहित होती है। ऊपर वाला का नाम है विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, और नीचे वाला का नाम है आपका सतपुड़ा पर्वत। तो एक शाखा इसमें प्रवेश कर जाती है, मानसून की हवाएं इसमें प्रवेश कर जाती है, और प्रवेश करने के कारण में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी हिस्सा में जोरदार बारिश करती है।
पूरी छत्तीसगढ़ में तो नहीं करती, लेकिन छत्तीसगढ़ के पश्चिमी हिस्सों में जोरदार बारिश करती है। और बाकी आपको पश्चिमी घाट में तो बारिश करवे करेगी अरब सागर की शाखा। दक्कन का पठार भारत के 8 राज्यों में यहीं पर फैला हुआ है पूरा जबरदस्त तरीके से, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह में। मध्य प्रदेश में भी देखिए, लेकिन पश्चिमी घाट की शाखा से प्रभावित होगी। तो 3 एरिया तो आपको प्रभावित वाले मिल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भी गया था, लेकिन पश्चिम वाला एरिया में गया था, पूरे छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं। तो छत्तीसगढ़ ज्यादा प्रभावित अरब सागर की शाखा से नहीं होगा, तो छत्तीसगढ़ बेसिन आपका आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। सी लगा रहे थे, सी नहीं डी होगा, डी। सुधीर यादव सी। आर के चने, क्या क्या चने, मटर, गुलोबी काका लिखते हैं, समझ में नहीं आता। नाम अच्छा रखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पर। कहता है निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? आर्द्र उसको कहते हैं जहां पर भरपूर मात्रा में बारिश होती है, बहुत बारिश होती है। आर्द्र हम लोग उसको बोलेंगे जहां पर बारिश की मात्रा ज्यादा होती है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। तो निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का, जहां पर ज्यादा बारिश होगी जाहिर सी बात है कि आर्द्र रहेगा। अगर सबका हम डाटा बता दें तो आप पहचान पाइएगा कि कहां पर आर्द्र है और कहां पर आर्द्र नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं कि कहां कहां आर्द्र बनता है और कहां कहां आर्द्र नहीं बनते। तो आप अगर ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 14 का, तो कहता है केवल अहमदाबाद, कोची, लुधियाना और तेजपुर चारों में से कहां होगा? आइए जरा ध्यान देते हैं। कोची में अगर देखा जाए, कोची की बात करेंगे तो 3380 मिलीमीटर बारिश होती है, एमएम में होती है। देखते जाइएगा। अगर हम कोची के बाद अगर हम अहमदाबाद की अगर बात करें तो अहमदाबाद में देखिएगा तो 778 एमएम बारिश होती है, एमएम में। अगर हम लुधियाना की बात करेंगे तो 793 एमएम बारिश होती है। और अगर हम तेजपुर की अगर बात कर लेंगे तो तेजपुर में 1898 एमएम की बारिश होती है। अब देख लीजिए सबसे ज्यादा एमएम, अब एमएम को सेंटीमीटर में चेंज करना, 10 से आप भागा लगा सकते हैं इसको। तो अहमदाबाद में मात्र 778, कोची में देख लीजिए 3380, लुधियाना में 793 और इसमें 1898। तो चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आपको एक कोची और एक आपका तेजपुर दोनों ऑप्शन में छट जाएंगे, क्योंकि ज्यादा इन दोनों की अपेक्षा तो ज्यादा ही है। तो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे कि 2 और 4 की बात हो रही है, तो 2 और 4 कहां होगा? 2 और 4 आपका ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है? डी दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ेंगे। डी जिनका था बहुत अच्छा, सी नहीं डी किनका था? तो डी है आरके चैनल का, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर भागेंगे। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको ITCZ भी बोलते हैं, एक निम्न वायुदाब पेटी है, कहां पर स्थित होती है? व्यापारिक एवं पछुआ हवाओं की पेटी के मध्य, पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य, ध्रुव के सीमावर्ती क्षेत्रों में या भूमध्य रेखा पर, कहां पर होती है? अगर ITCZ की अगर बात कर ले, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेंस जोन, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये जो ITCZ है, ITCZ की अगर थोड़ा सा हम लोग व्याख्या करेंगे तो ये भूमध्य सागर के आसपास पाए जाते हैं, बादल के एक पेटी के रूप में पाए जाते हैं ITCZ भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाने के कारण यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो आप इसमें ध्यान देने वाली मामला यह है कि ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें आकर के आपस में मिलती है और गर्म यहां क्षेत्र है तो गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। तो कह रहा है इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेंस जोन एक निम्न वायुदाब है, ज्यादा इसमें नहीं बता सकते अभी। पेटी, निम्न वायुदाब का पेटी स्थित है, तो किसके आसपास ये पाए जाते हैं? तो आपको विषुवत रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। आपको ये भूमध्य रेखा के आसपास देखने के लिए मिलेगा। अगर ये बादल के रूप में रहेंगे तो कभी कभी देखते हैं कि गरज के साथ बारिश आती है, कभी कभी आंधी तूफान भी आने में आता है। अगर इसका सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण अगर इसका खिसकाव होता है तो उसमें आपको दक्षिण पश्चिम मानसून में, भारत के मानसून में आपको असर दिखने को मिलता है ITCZ की वजह से। ITCZ पर एक बहुत बेहतरीन क्लास चलेगा जो आपको पूरी समझ में वहां पर आएगी। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा?
डी हो जाएगा। बाकी ये सब इन्हीं का हिस्सा है, जो आगे आपको व्यापारिक पवन, पछुआ पवन सब बताई जाएगी। क्वेश्चन नंबर आगे, सोलह कहता राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। तो जो धूल भरी जो आंधी चलती है मई जून महीने में राजस्थान में, वो किस कारण से चलती है, इसका आप हमें बताइएगा इसका आंसर। कुछ स्थानों पर संबानीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, अरावली पहाड़ी या दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर होती है, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति होती है। कौन सा ऑप्शन है? जय भीम, जय भीम डी, केवल एक। जल्दी से कमेंट करेंगे इस आंसर को, जल्दी कमेंट कीजिएगा। राजस्थान में मई जून के महीनों में अगर राजस्थान के पश्चिमी हिस्सा में देखिएगा तो राजस्थान के पश्चिमी हिस्से से गर्म हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, जिसको हम लोग लू कहते हैं। लू, इस लू में नमी नहीं पाई जाती, नमी नहीं पाई जाती। अगर नमी नहीं पाई जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हवा में देखते हैं गर्मी के दिनों में चलती है तो बहुत भयंकर आंधी आता है, और वो भी उसमें धूल बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन कुछ स्थानों पर ऐसे होते हैं जो लगातार चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं संवहनीय धारा, संवहनीय धारा कहा जाता है। तो कह रहा है कि राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने धूल भरी आंधियों को हम लोग लू कहते हैं। लू में नमी नहीं होती, लू में नमी नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 15, और गर्मी ज्यादा होने के कारण यहां पर लो प्रेशर का क्षेत्र रहता है, तो हाई प्रेशर से भरने के लिए हवाएं यहां दौड़ती हैं, चलती हैं। उस हवा में धूल भरी आंधी यहां पर होती है। तो इस आंधी का उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो लगातार बहना, लगातार चलना, जिसको हम लोग बोलते हैं संवहनीय धारा। अगर हम अरावली की अगर बात कर लेंगे तो फिर से अरावली जो है ये इस प्रकार से ऐसे स्थित है कि दक्षिण पश्चिम की अगर हवाएं चलती है तो टकराने के बाद जब इस शाखा से ऐसे निकलती है तो समानांतर निकल जाती है और हिमालय से टकराती है। तो ये बाधक पड़ता ही नहीं, तो इसका कोई असर होता ही नहीं है, सीधा साधारण निकल जाता है, इसी के अनुरूप होती है। लेकिन अगर मामला यहां पर यह पूछ रहा है कि धूल भरी आंधियों का होने का कारण क्या है, तो कुछ स्थानों पर लगातार यानी संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होना, जिससे धूल भरी आंधी देखने को मिलता है, धूल भरी आंधी देखने को मिलता है। ए जय भीम ए, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कलाक्रम सजाइए। मतलब बोल रहा है कि पहले कौन से ऋतु आएगा, बाद में कौन सा ऋतु आएगा, बाद में कौन सा आएगा, इसको सजाना है। पहले शरद आएगा, ग्रीष्म आएगा, कि बसंत आएगा, कि वर्षा आएगा। तो ऋतुओं को अगर हम लोग देखेंगे तो जो हम लोग का जो शुरुआत का जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार अगर चलेंगे, शुरुआत का तो प्रथम जो महीना होता है वो चैत होता है, चैत। लेकिन वही अंतिम महीना की अगर बात कर लेंगे, ये प्रथम महीना है। लेकिन वही अगर अंतिम महीना की अगर हम बात करेंगे तो अंतिम महीना फाल्गुन होता है, फाल्गुन होता है, फागुन, जिसको फागुन बोलते हैं। तो अगर हम बसंत के बारे में बात करें, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अगर बसंत की हम बात कर लें तो बसंत जो आपका बसंत में चैत और बैसाख का महीना आता है, दोनों सम्मिलित रहते हैं। बसंत के बाद अगर हम ग्रीष्म की अगर हम बात करें तो ग्रीष्म में अगर देखिएगा तो जिसको जेठ बोलते हैं, हिंदी में लिखाता है ज्येष्ठ और आषाढ़, आषाढ़। लेकिन अगर यही अगर हम वर्षा की बात करेंगे तो वर्षा में जानवे करते हैं श्रावण होता है, श्रावण होता है और भाद्र होता है, जिसको भादो बोलते हैं मैथिली लैंग्वेज में, भाद्र होता है। श्रावण होता है और भाद्र होता है। लेकिन यही अगर शरद की अगर बात करिएगा तो शरद में आश्विन का महीना आ जाएगा, आश्विन का महीना आ जाएगा, आश्विन के साथ कार्तिक का महीना आ जाएगा। तो सबसे पहले बताइए कि सबसे पहले बसंत आएगा, जो चैत और बैसाख वाला एरिया है। इसके बाद ग्रीष्म का नंबर आएगा, फिर आपका ग्रीष्म के बाद वर्षा आ जाएगा, फिर शरद आ जाएगा। यानी 3 2 4 1, 3 2 4 1 आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएगा। ये आप भली बात सजा सकते थे,
हम लोग आज अंग्रेजी का चोला पहनते हैं जनवरी फरवरी, लेकिन हम लोग का मेन कैलेंडर यही है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक माघो जो भी है वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, किनका किनका 17 का आंसर सही था? ए नहीं था। 18, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुक्ता प्राप्त होती है। अभी तुरंत बताया गया था कि भारत में वर्षा मानसून से होती है। अब मानसून दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक आपका अरब सागर की शाखा, एक आपका अरब सागर की शाखा और एक आपका बंगाल की खाड़ी की शाखा। ग्रीष्म ऋतु में अरब सागर की शाखा यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून और बंगाल की खाड़ी दोनों से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून डायरेक्शन के हिसाब से, ये वाला डायरेक्शन के हिसाब से। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से जो भारत में जो वर्षा होती है लगभग आपको 75 से 80% वर्षा इसी से होती है। लेकिन जब वर्षा होने के बाद, जब पंजाब में पहुंचने के बाद सितंबर के महीनों में जब वापस लौटता है तो लौटते ही मानसून को बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, या इसी को बोलते हैं लौटती हुई मानसून। लौटती हुई मानसून, इससे लगभग 15 से 17% बारिश हो जाती है। 15 से 17% बारिश हो जाती है। लेकिन एक और बात कह ले, संवहनीय वर्षा तो सब जगह पर होता है, कहीं कहीं पर लगातार होते हैं। दक्षिण पश्चिम हो गए, वापस होती मानसून, इसी को बोलते हैं लौटती हुई मानसून। एक होता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ जो जाड़े के दिनों में भूमध्य सागर में उत्पन्न तूफान से वर्षा होती है, और ये पश्चिमी विक्षोभ से लगभग आपको 3 से 4% बारिश आपको देखने के लिए 3% मिलेंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली कि सबसे ज्यादा वर्षा मुक्ता प्राप्त होता है, तो किससे ज्यादा वर्षा किससे हो रहा है? तो आपको दक्षिण पश्चिम मानसून से हो रहा है। बी सी, दीपक कुमार सी, सीरियल एक्सप्लेन सी। आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 19, 2 क्वेश्चन और है। उत्तरी पूर्वी मानसून मतलब लौटती हुई मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य बता चुका हूं। आपका ऑप्शन को लॉक करेंगे किसमें? तमिलनाडु में। किसमें लॉक करेंगे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बारे में बताए थे कि राजमहल की पहाड़ियों से टकराती है, राजमहल की पहाड़ियों से टकरा करके और आंध्र प्रदेश उड़ीसा के क्षेत्रों में तूफान लाती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी को प्रवेश करते हुए यह सीधे कोरोमंडल तल से टकराती है और खूब वर्षा करती है, जो तमिलनाडु का 50 से 60% बारिश देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा वर्षा इसी लौटती हुई मानसून से होती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून इसी को बोलते हैं लौटती हुई मानसून। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य का नाम क्या है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भागेंगे हम लोग। इसका डिस्कशन हम लोग पहले ही कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? औसत वार्षिक वर्षा की बात कर रहा हूं, मतलब एक साल में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? एवरेज निकालने के लिए बोल रहा है कि बताइए एक साल में कहां होगा। इसके लिए आपको डाटा ही याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय है नहीं। हो सकता है यहां की जगह पर कोई और ऑप्शन दे दे और फिर वहां से आप फंस जाएंगे। तो इसमें हम लोग ऑप्शन को यहां पर हम कुछ डाटा देते हैं जिससे आपको थोड़ा मदद मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में अगर औसत वार्षिक वर्षा की अगर बात करेंगे तो औसत वार्षिक वर्षा 2433 mm होती है। औसत वार्षिक वर्षा की बात हो रही है। सिक्किम में अगर बात करेंगे तो 2740 mm वर्षा होती है। आप सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं 10 से भागा लगा करके। केरल की अगर हम बात करेंगे तो 3119 mm बारिश होती है। और जम्मू और कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो 1324 mm बारिश होती है। 1324। लेकिन अगर देश में सर्वाधिक औसत वर्षा अगर देखा जाए तो आपको गोवा में देखने के लिए मिलेगा। गोवा में देखने के लिए मिलेगा जो लगभग 4489 mm की बारिश होती है। तो अगर सबसे ज्यादा पूछ देगा तो गोवा मारिएगा औसत वार्षिक वर्षा में। लेकिन ऐसे अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कह ले तो सबसे ज्यादा ऑप्शन आपको दिख रहा है कौन सा? 31 कौन सा आपका ऑप्शन चला जाएगा? तो लेकिन किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? 3119, 1324, 2740। तो आपका आंसर चला जाएगा औसत वार्षिक वर्षा के हिसाब से आपको ये ऑप्शन 3119। तो आंसर कौन हो जाएंगे? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्यों में किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? सी, केरल में। क्वेश्चन मानसून का थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस रहता है, इसको बिना फाउंडेशन से किए हुए समझे हुए नहीं कर सकते क्योंकि रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। भूगोल का एक बेहतरीन टॉपिक है मानसून।
अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इसको पढ़ने का प्रयास करें, जैसे भी हो सके इसको समझने का प्रयास करें। 4 बार 5 बार वीडियो देख करके पढ़े जरूर, क्योंकि इसको रट करके आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। खूब हवाएं फेरेगी आपको, इधर घुमाएगी इधर घुमाएगी। तो इससे आप बचना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट करिए, और एक एक लाइक एक एक कमेंट और एक एक सब्सक्राइब हमारे कॉन्फिडेंस को दुगना करता है। कल अदर्स टीचर आ जाएंगे, हर दिन अदर आ रहे हैं, तो उसका लुत्फ उठाइए और अपने 17वीं यूपीएससी को टारगेट को पूरा कीजिए। सही। चलिए अब यहां सेवा समाप्त किया जाता है।